हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को यूनिट 5th से बेंथम के बारे में बताया था, आज मैं यूनिट 5th से जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जे.एस. मिल। तो आइए चलते हैं जे.एस. मिल की तरफ। जे.एस. मिल का जन्म 8 मई 1806 ईस्वी में लंदन में हुआ था। 8 मई 1806 ईस्वी में लंदन में हुआ था इसका जन्म। जेम्स मिल इसका पिता था। जेम्स मिल यह जॉन स्टुअर्ट मिल का पिता था, और जो जेम्स मिल था यह भी बेंथम का शिष्य था। और जेम्स मिल भी चाहता था कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, जे.एस. मिल है, वह भी बेंथम की तरह से हो, बेंथम के विचारों को अपनाए, बेंथम के आदर्शों पर वह चले। तो इसलिए जेम्स मिल अपने पुत्र को एक अच्छा बनाना चाहता था, अच्छा विद्वान बनाना चाहता था। इसलिए जॉन मिल की शिक्षा के ऊपर उसके पिता जेम्स मिल ने शुरू से ही ध्यान देना शुरू कर दिया था। जेम्स मिल ने अपने पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल के ऊपर शुरू से ही ध्यान देना शुरू कर दिया था। शिक्षा दीक्षा का उसने प्रबंध कर दिया था, और इसका परिणाम यह हुआ कि मिल 3 वर्ष के आयु में यूनानी भाषा सीख गया था। मिल 3 वर्ष की आयु में यूनानी भाषा का ज्ञाता हो गया था। उसको यूनानी भाषा आ गई थी, 3 ही वर्ष में यूनानी भाषा आ गई थी। और 8 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने पर, 8 वर्ष जैसे ही अवस्था वह पूर्ण करता है, 8 वर्ष का जैसे ही होता है, वैसे वह विभिन्न विद्वानों के कृतियों का अध्ययन करने लगता है, विभिन्न विद्वानों के विचारों का अध्ययन करने लगता है। जैसे प्लेटो हैं, जैसे प्लेटो, हेरोडेटस, जेनोफेन, अरस्तु इत्यादि महान दार्शनिकों का अध्ययन वह करना शुरू कर देता है 8 वर्ष की अवस्था में ही। तो 8 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने पर उसने प्लेटो, हेरोडेटस, जेनोफेन और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों की रचनाओं का अध्ययन समाप्त कर दिया था। और फिर उसके पश्चात लैटिन भाषा का अध्ययन करना शुरू कर देता है, लैटिन भाषा का अध्ययन करना शुरू कर देता है। और उसने बीज गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया था। इस तरह से अपने पिता के सानिध्य में रहते हुए वह 16 वर्ष की उम्र समाप्त करने के साथ ही साथ औपचारिक शिक्षा को भी समाप्त कर देता है। 16 वर्ष में वह औपचारिक शिक्षा को समाप्त कर लेता है। 16 वर्ष में वह विद्वान बन जाता है। विभिन्न विद्वानों का अध्ययन उसने कर लिया, लैटिन भाषा सीख लिया, यूनानी भाषा सीख लिया। इस तरह से उसने विभिन्न भाषाओं को सीखा। मिल के ऊपर फ्रांसीसी लेखक डुमांट का प्रभाव था। मिल के ऊपर फ्रांसीसी प्रभाव किसका था? इसका प्रभाव फ्रांसीसी लेखक डुमांट का प्रभाव था। इसके अलावा उसके ऊपर सबसे गहरा प्रभाव जो पड़ा था श्रीमती हैरियट टेलर का पड़ा था। श्रीमती हैरियट टेलर का पड़ा था। हैरियट टेलर एक महिला होती हैं, यह एक महिला थी। हैरियट टेलर, श्रीमती हैरियट टेलर का प्रभाव पड़ा था। और श्रीमती हैरियट टेलर का इतना गहन प्रभाव उसके ऊपर पड़ा, इतनी अधिक मित्रता जे.एस. मिल से हो गई कि जे.एस. मिल ने 1851 में टेलर से विवाह कर लिया था। 1851 में इसने श्रीमती टेलर से विवाह कर लिया था, जो कि मिल से काफ़ी बड़ी थी। और इस तरह से जब श्रीमती हैरियट टेलर का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है तो वह स्त्री पुरुष के समानता का पोषक बन जाता है, पक्षधर बन जाता है। और स्त्री पुरुष समानता के साथ ही साथ वह लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का भी समर्थक बन जाता है। जो मिल समाजवादी तो नहीं था, परंतु कम से कम समाजवादी के निकट था। उसकी पुस्तक जो है ऑन लिबर्टी, उसने जो पुस्तक लिखी ऑन लिबर्टी, यह जो है श्रीमती हैरियट को समर्पित है। ऑन लिबर्टी हैरियट टेलर को समर्पित है। यह प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि जे.एस. मिल की कौन सी पुस्तक हैरियट टेलर को समर्पित है? ऑन लिबर्टी हैरियत टेलर को समर्पित होती है। जो मिल की पत्नी थी हैरियट टेलर, इनकी मृत्यु 1858 में हो जाती है। 1858 में हैरियट टेलर की मृत्यु हो जाती है।
और इसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, इसकी मृत्यु का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर? जेएस मिल के ऊपर पड़ता है। हैरियट टेलर की मृत्यु का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि अपनी पत्नी के प्रति मिल का अनुराग और आदर भाव जीवन भर बना रहा। फ्रांस के एविग्नान नगर में अपनी पत्नी के कब्र के पास ही मिल एक छोटा सा मकान बना लिया और अपना जीवन भर उसी मकान में अपना अंतिम समय व्यतीत किया। और वहीं सन 1873 में मिल की भी मृत्यु हो जाती है। 1873 में मिल की भी मृत्यु हो जाती है, और जब मिल की मृत्यु होती है तो उसको उसकी पत्नी के कब्र के पास ही दफन कर दिया जाता है। यह प्रतिभाशाली मिल, बहुत ही फेमस मिल, 59 वर्ष की अवस्था में संसद का सदस्य निर्वाचित किया जाता है। 59 वर्ष की अवस्था में, 59 वर्ष में ही वह संसद का सदस्य निर्वाचित कर दिया जाता है। वह 1865 से लेकर 1868 तक, वह 1865 से 1868 तक संसद के सदस्य के रूप में आयरलैंड में भूमि सुधार, किसानों की स्थिति, महिला मताधिकार, बौद्धिक कार्यकर्ताओं की स्थिति आदि के संबंध में अत्यंत क्रियाशील था, बहुत ही एक्टिव था। इसके लिए वह काफ़ी विचार भी दिए और सुधार के कार्यक्रम भी चलाएं। इसके लिए वह काफ़ी विचार भी दिए और सुझाव के लिए प्रस्ताव भी दिए थे। तो मिल लोकसभा में एक उग्र विचारक था, और एक उग्र विचारक होने के नाते वह काफ़ी ख्याति अर्जित किया था। वह काफ़ी फेमस हो गया था इंग्लैंड में। उसने समस्याओं पर स्वतंत्र और निर्भीक विचार व्यक्त किया था। लोकसभा में जब मिल भाषण देता था तो वह जितनी भी समस्याएं होती थी उन सारी समस्याओं पर वह निर्भीक होकर बोलता था, स्वतंत्र होकर बोलता था। उसके ऊपर किसी का प्रेशर काम नहीं करता था, किसी के दबाव में वह बातें नहीं करता था, किसी के दबाव में वह भाषण नहीं देता था। उसने शासक पक्ष और विरोधी पक्ष, उसको शासक पक्ष से भी बहुत सम्मान मिला और विरोधी पक्ष से भी पूरा सम्मान मिला था। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने एक बार कहा था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने एक बार कहा था कि जब मैं मिल का भाषण सुन रहा होता हूं तो मुझे बहुत ही अनुभूति होती है, बहुत ही प्रशंसा होती है कि मैं किसी संत का प्रवचन सुन रहा हूं, मैं किसी सांसद का भाषण नहीं बल्कि किसी संत का प्रवचन सुन रहा हूं। तो जेएस मिल जो होता है, जेएस मिल का पिता जेम्स मिल चाहता था कि उसका पुत्र बेंथम के शिष्य के रूप में उपयोगितावादी बने, परंतु उसके पिता की यह आकांक्षा पूरी न हो सकी। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में कई संशोधन किए और इसीलिए मिल को उपयोगितावाद के संशोधन के रूप में जाना जाता है। मिल ने उपयोगितावाद का रूप ही बदल दिया था। मिल ने अपने जीवन में बहुत सी रचनाएं लिखीं। आइए देखते हैं मिल की कौन कौन सी रचनाएं हैं। मैं आपको कुछ रचनाओं के बारे में बता रहा हूं। मिल की रचना पहली है पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1848 में पब्लिश होती है। दूसरी रचना है एसे ऑन लिबर्टी, जो 1859 में पब्लिश होती है। तीसरी रचना है थॉट ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, यह 1859 में पब्लिश होती है। और चौथी रचना है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यह 1861 में पब्लिश होती है। पांचवी रचना है यूटिलिटेरियनिज्म, यह जो यूटिलिटेरियनिज्म मिल ने लिखा है 1861 में पब्लिश होती है। और छठी पुस्तक है सब्जेक्शन ऑफ वोमेन, यह 1869 में पब्लिश होती है। सातवीं पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी, 1873 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट पुस्तक है उसकी प्लेटोस डायलॉग्स, यह 1834 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट पुस्तक है द सिस्टम ऑफ लॉजिक, यह 1843 में पब्लिश होती है। 10वां है इन्फ्रेंचमेंट ऑफ वोमेन, यह 1853 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट पुस्तक है ए ट्रीटीज ऑफ लिबर्टी, यह 1859 में पब्लिश होती है। अगस्त काम्टे एंड पॉजिटिविज्म, यह 1865 में पब्लिश होती है। 3 एसे ऑन रिलीजन, यह 1874 में पब्लिश होती है। तो इस तरह से मिल ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वह ऑन लिबर्टी है। उसने अपने अधिकांश विचार ऑन लिबर्टी में ही दिए हैं और पॉलिटिकल इकोनॉमी में अर्थशास्त्र संबंधी विचार दिए हैं। थॉट ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में संसदीय सुधारों के बारे में उसने लिखा है। तो इसी तरह से विभिन्न सब्जेक्शन ऑफ वोमेन में महिलाओं के संबंध में लिखा है, वह महिलाओं के सम्मान के संबंध में लिखा है। और सब्जेक्शन ऑफ वोमेन में यह उसने समर्थन किया है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में महिलाओं का
पुरुषों के समान अधिकार नहीं था, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिला था, महिलाओं की स्थिति निम्न थी, वह पुरुष के समान नहीं थे। इसलिए मिल महिलाओं को भी पुरुषों के समान बनाना चाहता था, इसीलिए सब्जेक्शन ऑफ वुमेन की उसने रचना की। ऑटोबायोग्राफी यह मिल की जो है अपनी जीवन वृत्ति है, इसमें उसने आत्मकथा लिखी है, इसमें उसने अपनी आत्मकथा लिखी है। आइए अब चलते हैं मिल के विचारों की तरफ। पहला विचार उसने दिया है उपयोगितावाद पर, उपयोगितावाद का संशोधन। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में काफ़ी संशोधन किया है। जहां बेंथम का उपयोगितावाद मात्रात्मक था, वहीं मिल का उपयोगितावाद गुणात्मक है। यहाँ मिल कहता है कि जैसा कि बेंथम ने सुख दुख मापने के लिए वह हेडोनिस्टिक कैलकुलस की आविष्कार किया है। हेडोनिस्टिक कैलकुलस का आविष्कार उसने किया है। उसने बताया है कि सुखों और दुखों को किस तरह से हम माप सकते हैं, किस तरह से तौल सकते हैं। बेंथम कहता है कि सुखों को मापा ही नहीं जा सकता बल्कि तौला भी जाता है। वह यह बताता है कि सारे सुखों को एक तरफ और दुखों को एक तरफ कर दिया जाए और जोड़ने घटाने में जो शेष बचता है वही उसी की मात्रा हमें ज़्यादा होती है। यानी कि सुख की मात्रा ज़्यादा बचती है तो हमें सुख अधिक प्राप्त होता है, यदि दुख की मात्रा ज़्यादा बचती है तो हमें दुख अधिक प्राप्त होता है। तो बेंथम का कहना था कि सभी सुखों की मात्रा समान होती है। बेंथम क्या कहता है कि सभी सुखों की मात्रा समान होती है, चाहे वह कविता का पाठ करना हो या खेल खेलना हो, सभी सुखों की मात्रा समान होती है। यानी कि बेंथम कहता है कि एक व्यक्ति यदि वह कविता का पाठ करता है और वही दूसरा व्यक्ति जाकर क्रिकेट खेलता है तो दोनों की सुखों की मात्रा समान है, दोनों की सुखों की मात्रा समान है। परंतु मिल कहता है कि सुख का मापन मात्रात्मक नहीं गुणात्मक होना चाहिए। मिल क्या कहता है कि सुख का मापन मात्रात्मक नहीं होना चाहिए, गुणात्मक होना चाहिए। यानी कि वह गुणात्मक होना चाहिए। सुख का मापन मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक होना चाहिए। वह कहता है, मिल कहता है कि एक कविता का पाठ करने में जो आनंद प्राप्त होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वह खेल खेलने में नहीं होती है। यानी कि यहाँ क्वालिटेटिव अंतर है, क्वालिटेटिव डिफरेंस है दोनों में। कि हम अगर कविता का पाठ करते हैं, कविता का पाठ करने में हमें जो आनंद मिलता है वह आनंद खेल खेलने में नहीं मिलता है। खेल खेलने का आनंद दूसरा होता है, उसकी अनुभूति दूसरे प्रकार की होती है। दोनों में गुणात्मक भेद होता है, दोनों में गुणात्मक भेद होता है। परंतु बेंथम क्या कहता है कि दोनों समान है। उसको खेल खेलने से आनंद मिलता है तो वह खेल खेलने में आनंदित होता है। दूसरे व्यक्ति को कविता का पाठ करने में आनंद मिलता है तो वह कविता का पाठ करने से आनंदित होता है। दोनों की मात्रा समान है। लेकिन मिल जो होता है वह कहता है कि नहीं, गुणात्मक भेद होता है, गुणात्मक क्वालिटेटिव डिफरेंट होता है दोनों में। मिल कहता है कि यह बड़ी मूर्खतापूर्ण बात होगी कि सब सुखों का मूल्यांकन करते समय केवल मात्रा पर ही विचार दिया जाए। सब सुखों का मूल्यांकन करते समय केवल मात्रा पर ही विचार किया जाए। यानी कि जैसे कि किसी व्यक्ति को फुटबॉल खेलता है, उसको फुटबॉल खेलने से आनंद आता है, किसी को सिनेमा देखने से आनंद आता है और किसी को अन्य कार्य करने से आनंद आता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो धार्मिक कार्य करते हैं, यानी कि धार्मिक कार्य करते हैं, उसमें आनंद आता है। कुछ लोग परोपकारी कार्य करते हैं, उसमें आनंद आता है। कुछ लोग दूसरों की सहायता करते हैं, उसमें आनंद आता है। तो इस तरह से जो आनंद की मात्रा होती है, जो सुख की मात्रा होती है, वह अलग अलग होती है। हम सारे सुखों को एक तरह से नहीं तोल सकते हैं, एक समान नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति को जो सिनेमा देखने में आनंद आता है, दूसरे व्यक्ति को परोपकारी कार्य करने में आनंद आता है। तो दोनों की क्वालिटी में अंतर है, गुणों में अंतर है। मात्रा मतलब कि दोनों की जो मात्राएं हैं समान है, परंतु गुणात्मक रूप से दोनों में अंतर है। मिल सुखों के गुणात्मक महत्व को बताते हुए कहता है, अब यहाँ मिल क्या कहता है, गुणात्मक महत्व को बताते हुए कहता है, सुखों के गुणात्मक महत्व को बताते हुए कहता है कि एक असंतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव अच्छा है। एक संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। जैसे एक मूर्ख व्यक्ति होता है वह थोड़े से ही संतुष्ट हो जाता है, और एक विद्वान हो जाता है लेकिन वह उसको बहुत सा ज्ञान मिलता है लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होता है। तो इसीलिए मिल कहता है कि एक संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है।
यानी कि एक मूर्ख होने की अपेक्षा, एक संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट विद्वान होना अच्छा है, क्योंकि विद्वान कभी संतुष्ट नहीं होता है, वह ज्ञान की खोज में हमेशा तलाश करता रहता है। तो इस तरह से मिल सुखों में और दुखों में गुणात्मक अंतर मानता है। मिल उसी सुख को सर्वश्रेष्ठ मानता है जो कि गुणात्मक रूप से उच्च हो। मिल उसी सुख को सर्वश्रेष्ठ मानता है जो गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ हो, गुणात्मक रूप से उच्च हो। अब मिल बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुख मापन पद्धति की आलोचना करता है। सुख मापन पद्धति की आलोचना करता है। वह कहता है कि सुख मापन पद्धति गलत है। मिल बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुख मापक पद्धति को असंगत बताता है। वह कहता है कि सुखों और दुखों का मापन संभव नहीं है, बल्कि यह अनुभूति, इसको अनुभूति किया जाता है। यह एक मानसिक भावनाएं हैं, इसको हम अनुभूति कर सकते हैं। वह कहता है कि सुख और दुख की प्रमादता को वही लोग जान सकते हैं जिसने दोनों की अनुभूति किया हो, अर्थात सुख की अनुभूति वही कर सकता है जिसने दुख की अनुभूति की हो, और दुख की अनुभूति वही कर सकता है जिसने सुख की अनुभूति की हो। यानी कि सुख और दुख दोनों की अनुभूति एक व्यक्ति ने की हो। यानी कि दुख की अनुभूति कौन कर सकता है? जिसने सुख की अनुभूति की हो, जो हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करता रहा हो, लेकिन उसको जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो या समस्याओं का सामना करना पड़े, तब उसको दुख का एहसास होता है। इसी तरह से जो व्यक्ति दुखी होता है, हमेशा दुखी जीवन व्यतीत करता है, उसको अगर हम सुखी बना देते हैं तब वह सुख की अनुभूति कर सकता है। और जिसने सुख और दुख की अनुभूति नहीं की हो, वह सुख और दुख के गुण को नहीं जान सकता, सुख और दुख के क्वालिटी को नहीं जान सकता है। तीसरी आलोचना जहां की बेंथम ने राज को एक राजनीतिक संगठन मानना है। यहां मिल कहता है कि राज्य राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि वह नैतिक संगठन है। बेंथम कहता है कि सभी व्यक्तियों ने राज्य को अपनी आवश्यकता के लिए बनाया है, अपनी लाभों के लिए बनाया है, उपयोगिता के लिए बनाया है। उपयोगिता के आधार पर ही राज्य का निर्माण हुआ है। लेकिन यहां मिल कहता है कि राज्य का निर्माण नैतिकता के कारण हुआ है, जहां बेंथम कहता है कि लोग राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि राज्य की आज्ञा मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य की आज्ञा के पालन में ही मनुष्य का सुख निहित है। तो इस प्रकार बेंथम नैतिकता विहीन राज्य के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है, परंतु मिल कहता है कि मनुष्य का लक्ष्य सिर्फ सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं का उच्चतम विकास करना है। मनुष्य का लक्ष्य क्या है? स्वयं सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपना उच्चतम विकास करना है। तथा राज्य का लक्ष्य नागरिकों का नैतिक विकास करना है। राज्य का लक्ष्य क्या है? नागरिकों का नैतिक विकास करना है। तथा मिल कहता है कि वास्तविक सुख वही है जो आत्मिक सुख प्रदान करता है। वास्तविक सुख क्या है? जो आत्मिक सुख प्रदान करता है। जो भौतिक सुख प्रदान करता है वह सुख नहीं है, बल्कि हमें जो हमारी आत्मा को संतृप्त करता है वही सच्चा सुख होता है। वह कहता है कि वही राज्य सर्वश्रेष्ठ है जो ऐसे गुणों की उत्पत्ति करता है। अर्थात राज्य का लक्ष्य नैतिक जीवन की प्राप्ति है। राज्य का लक्ष्य क्या है? नैतिक जीवन की प्राप्ति, भौतिक जीवन की प्राप्ति नहीं है, नैतिक जीवन की प्राप्ति, यह राज्य का लक्ष्य है। नैतिक जीवन की प्राप्ति यह राज्य का लक्ष्य है। जबकि बेंथम ने भौतिक सुखों पर बल दिया है। बेंथम ने किस सुख पर बल दिया है? भौतिक सुख पर बल दिया है। यहां मिल नैतिक सुख पर बल देता है। बेंथम और मिल के विचारों में विद्यमान अंतर को दर्शाते हुए मैक्सी का कथन है। मैक्सी कहते हैं कि बेंथम का उपयोगितावाद भेड़िए के समाज में भेड़ियापन को और साधुओं के समाज में साधुपन को महत्व देता है। मिल का यह संकल्प था कि चाहे समाज कैसा भी हो, उसमें उपयोगिता का आधार साधुपन ही होना चाहिए। चाहे समाज कैसा भी हो, उसमें उपयोगिता का आधार क्या होना चाहिए? साधुपन ही होना चाहिए। मिल उपयोगिता को इतिहास सापेक्ष मानता है, निरपेक्ष नहीं मानता है। जबकि बेंथम उपयोगिता को इतिहास निरपेक्ष मानता है। उपयोगिता इतिहास सापेक्ष है।
निरपेक्ष नहीं। यहां मिल कहता है कि जो उपयोगिता है वह इतिहास सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं, जबकि बेंथम उपयोगिता को निरपेक्ष मानता है। बेंथम इतिहास को मूल्य निरपेक्ष मानता है। बेंथम इतिहास को मूल्य निरपेक्ष मानता है। उसकी मानता थी कि किसी भी नियम, रीति रिवाज या परंपरा के औचित्य का आधार उसकी उपयोगिता है। सुख और दुख की कसौटी पर ही उसे जांचा जा सकता है। परंतु मिल का कहना है कि प्रत्येक जाति या देश की अपनी विशिष्ट निष्ठाएं, परंपराएं और एकताबद्ध करने वाले तत्व होते हैं, जिनका विकास उस देश में विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर होता है और इसी आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था की उपयुक्तता का निर्धारण होना चाहिए। जहां बेंथम ने लोकतंत्र को आदर्श माना है और जहां बेंथम ने लोकतंत्र को आदर्श माना है जिसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, वहीं मिल लोकतंत्र का विरोध करता है, क्योंकि इस शासन में वे लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं जो लोग अयोग्य होते हैं। बेंथम लोकतंत्र को आदर्श मानता है, लेकिन मिल जो कहता है कि लोकतंत्र अच्छी प्रणाली नहीं है, क्योंकि इसमें अयोग्य लोग शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र अयोग्य का शासन होता है। तो इस तरह से मिल जो है वह मूल्यों को महत्व देता है, परंपराओं को महत्व देता है, प्रथाओं को महत्व देता है, जबकि बेंथम नहीं महत्व देता है। बेंथम कहता है कि उपयोगिता के आधार पर इन मूल्यों और परंपराओं का महत्व है, लेकिन मिल कहता है कि नहीं, बल्कि इन्हीं से हमारे समाज का निर्माण होता है और इसलिए मूल्यों और इतिहास और परंपराओं का भी महत्व होता है। मिल आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन किया है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन किया है, जहां बेंथम आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता है। मिल आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है, जहां बेंथम अपनी उपयोगितावादी धारणा के अंतर्गत मुक्त प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार और अहस्तक्षेप नीति का समर्थन करता है। बेंथम ने अपनी धारणा में, अपनी उपयोगितावादी धारणा में मुक्त व्यापार और अहस्तक्षेप नीति का समर्थन किया है, लेकिन मिल इसका विरोध करता है, क्योंकि वह कहता है कि सभी व्यक्तियों के सामर्थ्य में अंतर होता है। वह कहता है कि सभी व्यक्तियों के सामर्थ्य में अंतर होता है। वह कहता है कि सभी व्यक्तियों के सामर्थ्य में अंतर होता है और इस अंतर के कारण ही राज्य में विषमता का जन्म होता है। इसी अंतर के कारण राज्य में विषमता का जन्म होता है, जिससे उच्च वर्ग जो होता है वह लाभ की स्थिति में होता है और जो निम्न वर्ग होता है वह हानि की स्थिति में होता है। तो मिल अपने चिंतन में व्यक्तिवाद से समाजवाद की ओर उन्मुख होता है और उसने अपने ग्रंथ पॉलिटिकल इकोनॉमी में आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन किया है। मिल कहता है कि व्यक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा उसकी अज्ञानता है और इस अज्ञानता को शिक्षा के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। व्यक्ति अपना विकास क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वह अज्ञानी होता है और उसकी अज्ञानता को कैसे दूर किया जा सकता है? शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो मिल उत्तराधिकार को भी सीमित करना चाहता था। मिल उत्तराधिकार को भी सीमित करना चाहता था, क्योंकि मिल उत्तराधिकार को भी सीमित करना चाहता था ताकि किसी के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति न हो। वह आर्थिक विषमता का अंत करना चाहता था और आर्थिक विषमता का अंत करके श्रमिकों और महिलाओं की स्थिति में सुधार करना चाहता था। जहां बेंथम उपयोगिता को महत्वपूर्ण मानता है, उसने स्वतंत्रता को बहुत महत्व नहीं दिया है, उसने सुख को महत्व दिया है। वह कहते हैं कि लोग सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। लोग उपयोगिता के यानी जो उपयोगिता है उस स्वतंत्रता उपयोगिता से बढ़कर नहीं है। स्वतंत्रता उपयोगिता से बढ़कर नहीं है। वह स्वतंत्रता के बारे में बहुत सीमित धारणा व्यक्त करता है। जहां बेंथम स्वतंत्रता को कम महत्व देता है और वह उपयोगिता को ही महत्व देता है, वहीं मिल स्वतंत्रता को उपयोगिता से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। बेंथम ने सुखों के महत्व पर बल दिया है, स्वतंत्रता पर नहीं। वह कहता है कि व्यक्ति सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। परंतु मिल ने स्वतंत्रता को प्राथमिक वस्तु माना है। मिल ने स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना है। मिल विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्वपूर्ण मानता है, चाहे वह विचार झूठा क्यों न हो। मिल
कार्यों की स्वतंत्रता और विचार अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानता है। वह कहता है कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, चाहे वह झूठ ही क्यों न बोले। मिल कहता है कि किसी भी व्यक्ति के विचारों की स्वतंत्रता का दमन नहीं होना चाहिए, विचारों का खुला आदान प्रदान होना चाहिए, विचारों में संघर्ष होना चाहिए, और यही झूठ का दमन कर सकता है। जब विचारों में संघर्ष होता है तभी वह झूठ का दमन कर सकता है, तभी सत्य बातें हमारे सामने आ सकती हैं। मिल वैयक्तिक हित से सामाजिक हित को उच्चतर माना है। जहां बेंथम ने वैयक्तिक हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 4 आधारों का वर्णन किया है: शारीरिक, सामाजिक, धार्मिक और नैतिक। परंतु मिल इसे अस्वीकार करता है। इसके स्थान पर वह अंतःकरण के तत्व पर बल देता है। वह कहता है कि व्यक्ति अंतःकरण के तत्व से प्रेरित होकर स्वहित और परहित में सामंजस्य स्थापित करता है। व्यक्ति जो होता है अपने अंतःकरण से प्रेरित होकर स्वहित और परहित में सामंजस्य स्थापित करता है। बेंथम के उपयुक्तावादी धारणा के अनुसार व्यक्ति स्वार्थी प्राणी होता है, परंतु मिल कहता है कि व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता है बल्कि परमार्थी भी होता है। वह परहित की भावना से भी कार्य करता है, वह परहित की भावना से भी कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। सामाजिक सुखों से ही वैयक्तिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। जहां बेंथम वैयक्तिक हित को या वैयक्तिक सुख को सर्वश्रेष्ठ माना है, वहीं मिल जो होता है वह सामाजिक सुख को श्रेष्ठ माना है। वह कहता है कि सामाजिक सुखों से ही वैयक्तिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से आइवर ब्राउन का कहना है, उसने उपयुक्तावाद को अव्यवस्थित अवश्य किया, परंतु साथ ही साथ उसको अधिक मानवीय बना दिया। तो इस तरह से मिल ने बेंथम के उपयुक्तावाद में काफ़ी संशोधन किया है। बेंथम जहां उपयुक्तावाद को मात्रात्मक मानता है, वहीं मिल उपयुक्तावाद को गुणात्मक मानता है। बेंथम कहता है कि सुखों और दुखों को मापा जा सकता है, लेकिन मिल कहता है कि सुख और दुख को मापा नहीं जा सकता है। यह अनुभूतियां हैं, इसको अनुभव किया जा सकता है, बेंथम जो होता है वह राज को राजनीतिक संगठन मानता है, लेकिन जो मिल होता है वह राज को नैतिक संगठन मानता है। वह कहता है कि राज का लक्ष्य है अधिक से अधिक विकास करना, अधिक से अधिक नैतिक विकास करना। बेंथम जहां एक तरफ राज को सीमित मानता है, यानी कि वह बेंथम ने राज को सीमित कर दिया है और उसने खुले व्यापार का समर्थन किया है, मुक्त और स्वतंत्र प्रतियोगिता का समर्थन किया है। वहीं मिल कहता है कि राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक क्षेत्र में होना चाहिए। इस तरह से मिल ने बेंथम के उपयुक्तावाद में काफ़ी संशोधन करके उसको अत्यधिक मानवीय बना दिया है। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको मिल द्वारा किए गए उपयुक्तावाद में संशोधन के बारे में बताया कि मिल ने उपयुक्तावाद में क्या क्या संशोधन किया है। अगले वीडियो में मैं आपको मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार और अन्य विचारों से अवगत कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।